तो आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी एमएसएमई और स्टार्टअप बिजनेस, उसको ऐसी कौन सी फाइनेंशियल प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए जो उसको फाइनेंशियली हेल्दी रख सके? बहुत सारे जो एमएसएमई जो है ना, वो क्या कर लेते हैं कि सर फॉर एग्जांपल एक न्यूबी, पूरी तरह से उसको कुछ भी पता नहीं, ही स्टार्टिंग हिज स्टार्टअप, ग्रॉस मार्जिन रेशियो क्या होता है, इबिटा क्या होता है और पैट क्या होता है, एकदम सिंपल टर्म्स में। तो ग्रॉस मार्जिन रेशियो क्या होता है कि आपका सेल्स होने के बाद में सेल्स टू परचेस का रेशियो या सेल्स टू जो एमएसएमईज है और मोस्टली स्टार्टअप है, एग्जैजरेटेड प्राइस या फिर बहुत एग्जैजरेटेड रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। जोश में अगर इस साल 1 करोड़ हुआ तो दूसरा साल सीधा 2 करोड़। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इस साल 1 करोड़ किया तो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए कितना टारगेट करना चाहिए और वो सही रहेगा मेरे लिए? ये अगेन क्या होता है कि डिपेंड ऑन जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है उसका एस्पिरेशन क्या है, ड्रीम्स क्या है और उसके बिजनेस के प्लान्स क्या है। अभी विजय माल्या जी तो उनके पास सीएफओ है, सीईओज है, दे हैव ऑल द एक्सपर्ट्स। बट सर एक स्मॉल बिजनेस ओनर, स्टार्टअप, एमएसएमई, वो एक सीएफओ को हायर नहीं कर सकता, बिकॉज सर सीएफओ की सैलरी माइट बी 2 लाख पर मंथ विल बी मिनिमम आई गेस। तो ऐसी जगह पे क्या वो कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड वेलकम टू द निखिल मावड़े शो। बाकी सब पॉडकास्ट की तरह आज भी आपको ये पॉडकास्ट में बहुत सी नई चीजें जानने मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टिंग के बारे में, बिकॉज आज के मेरे जो गेस्ट हैं उन्हें है 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इन वेरियस इंडस्ट्री, जहां पे उन्होंने बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टिंग की है। ही वर्कड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और ऐसे कई सेक्टर में उनका 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। And in 2020, they have started with the training and consulting for all the MSME and startup businesses, जहाँ पे he is a CEO of Growth CFO Startup। काफी जानी मानी हस्ती है। मैं बात कर रहा हूँ संतोष कावरे सर की, और आज हम बहुत सी चीजें जानने वाले हैं एमएसएमई के लिए जो जरूरी रहने वाली है। तो चलिए बिना बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो संतोष कावरे सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स बिन अ प्लेजर कि आप यहाँ पे आए। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बिजनेस के बारे में। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप ग्रोथ सीएफओ में क्या करते हैं। A growth CFO इज अ वर्चुअल CFO ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि वी हेल्प टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एंड एमएसएमई बिजनेसेस टू ओके। इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल प्रोसेस इन द ओके। ऑर्गेनाइजेशन। ओके। जो फाइनेंशियल प्रोसेस क्या होता है कि हमने अगर देखा तो बिजनेस ओनर के पास टेक्निकल नॉलेज होता है, प्रोडक्ट नॉलेज होता है, कि जी। इंटरनल प्रोसेस होती है वो भी स्ट्रांग होती है। फिर भी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस मोस्ट ऑफ यानी 70 to 75 बिजनेसेस फेल बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। तो ये सर्वे होने के बाद में नंबर्स आए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एमएसएमई में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो एनालिसिस, डैशबोर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्ट रिव्यू करना, ये सब चीज़ें ना वो वहाँ पे नहीं होती। अगर वहाँ पे नहीं हुई तो एमएसएमई बिजनेस ओनर जो है वो किस बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करेगा? ऑब्वियसली नहीं कर सकेगा। वो क्या करता है कि उनके पास जो भी नंबर्स अवेलेबल है, उनके पास जो भी नॉलेज है, उसके बेसिस पे सिर्फ वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन। और वहाँ पे जो बिजनेस ओनर है वहाँ पे ही गलती करते हैं। तो उनको पता नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय कौन से रिपोर्ट जो है वो रिव्यू करना चाहिए। जो वर्किंग कैपिटल है वो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव किस बेसिस पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको वो पता नहीं होने के कारण क्या होता है कि उनका कैश फ्लो है वो बिगड़ जाता है, प्रॉब्लम होता है। और बाद में उनके जो वेंडर्स है उनको पेमेंट करने के लिए टाइमली फंड्स अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद में बैंक के ईएमआई जो है वो पे करने के लिए उनको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। जी। तो वो अवॉइड करने के बाद में 2019 से आफ्टर जो कॉरपोरेट से वहाँ से हम बाहर निकलने के बाद में मैंने ये सब रिसर्च की। वहाँ से मुझे पता चला कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी कंपनियाज में नहीं है, क्योंकि उनके पास फुल टाइम सीएफओ होता है, कैन ही टेक केयर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट्स करता है, उनको हेल्प करता है। मगर छोटे बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स है, एमएसएमईज है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ नहीं होती।
तो हमने डिसाइड किया है कि हम जो टारगेट जो लोग हैं कि यही है कि हम एसएमईज एंड एमएसएमई को ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इम्प्लीमेंट करवा के उनका जो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होने के बाद में वो जो प्रॉफिट है हाउ कैन दे कन्वर्ट इनटू बैंक एंड कैश, यानी उनका कैश फ्लो जो है वो कैसा इम्प्रूव होगा उसके ऊपर हम काम करते हैं। इंटरेस्टिंग सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका जो भी वेंचर है उसके बारे में सुन के। इवन आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वो देख पा रहा हूँ आज की इंडस्ट्री में, बिकॉज वी नो हाउ टू डू सेल्स, वी नो हाउ टू डू मार्केटिंग, बट जब फंड आता है उसके बाद हमें ही नहीं पता कि उसको कैसा मैनेज करना है। कभी हम फंड कभी ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं, कहीं कम यूटिलाइज कर लेते हैं, समटाइम्स बिजनेस गेट चोक अप, बॉटल नेक आ जाता है। तो आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर आई वांट टू आस्क यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। जो भी अभी आप स्मॉल बिजनेसेस देख रहे हो, स्टार्टअप्स देख रहे हो, एमएसएमई देख रहे हो, आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया उसमें कि जो चीज़ उन्होंने चेंज करनी चाहिए? मतलब आपका ऑब्जर्वेशन है कि ये चीज़ गलत हो रही है और ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो इसमें कैसा है कि बिजनेस ओनर का जो अभी का जो फोकस है या स्टार्टअप में जो अभी फोकस है, अभी हमारी इंडिया में जो अभी स्टार्टअप का जो कल्चर है वो बहुत एक्सपोनेंटली ग्रो हो रहा है। कि हर एक, पहले अगर हमने देखा तो क्या होता था कि कॉलेज होने के बाद में जो लोग हैं या जो स्टूडेंट है वो सोचते थे कि हमें कहाँ पे अच्छी जॉब मिलेंगी, कौन सा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा कि वहाँ पे मैं अच्छा पैकेज मुझे मिल सकता है और वहाँ मेरा जो स्टार्टिंग जर्नी है जॉब के वो कर सकता हूँ। मगर अभी क्या हुआ है, अभी हुआ है कि लोग जो है या स्टूडेंट जो है वो उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। उनका माइंडसेट हुआ है कि हम नया बिजनेस कैसे करेंगे, कौन सा नया प्रोडक्ट है वो लेके आ जाएंगे हमारे मार्केट्स में, या स्टार्टअप कैसा डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर फोकस है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है, मगर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होती है। और उनका जो एक्सपेंसेस है, जब अगर स्टार्टअप हुआ है तो उसका एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस आपको करना चाहिए और कौन से एक्सपेंसेस नहीं करना चाहिए, आपको पहले दिन से आपका वो जो क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर क्लैरिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि एक्सपेंसेस आप कंट्रोल कर सकेंगे। और ये चीज़ अवेयर नहीं है तो उसके कारण क्या होता है कि आपका एक जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होने के कारण आपका जो भी फंड्स है वो ब्लॉक हो जाता है। एक रीज़न। दूसरा है कि उनके पास, उनकी जो टीम है उतना स्ट्रांग नहीं रहती कि उनके पास जो फाइनेंशियल जो अवेयरनेस होना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं होने के कारण क्या है कि डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। कि अगर कोई एक प्रपोजल देने का, हमें कोई प्रोजेक्ट शुरू करने का है या कोई एक प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वो क्या कर लेते हैं कि छोटे बिजनेस में कि अप्रोक्सली कैलकुलेशन होता है कि ठीक है कि मेरा अगर 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए 600 रुपीज़ की मेरी रॉ मटेरियल लगेगा, 200 रुपीज़ का मेरा मैन पावर लगेगा, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कुछ, उसमें कंज्यूमेबल्स लगेंगे, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 900 के ऊपर आया। तो वो क्या क्या करते हैं कि माइक्रो लेवल के ऊपर वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता, वो ऊपर ऊपर लेवल के ऊपर सोचते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, और वहाँ पे ही गलती हो जाती है उनकी। होता है कि 1000 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है मगर उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उससे ज़्यादा होता है। तो उनको क्या है कि माइक्रो लेवल पे जाके उनको कौन से भी कैलकुलेशन जो है कि उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और आपके कैश फ्लो के ऊपर होंगे, तो वो आपको क्या करने का है कि नंबर के बेसिस पे आपको एनालिसिस करने का है और उसके बाद में डिसीजन लेने का है। तो जो छोटे बिजनेस है ओनर है तो गलती यही करते हैं कि उनके पास जो नॉलेज और उनके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे होता है, मगर माइक्रो लेवल के ऊपर डिसीजन लेने का है आपका फाइनेंशियल, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं होने के कारण या जो फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होने के कारण वो क्या कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग है वो सही डायरेक्शन में नहीं हो पाती। अगर वो करने का है तो हर एक बिजनेस में आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना जरूरी है। सर अभी इवन आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर, और जैसे हमारी बात हो रही थी
सर इवन माय मेंटेलिटी वाज द सेम कि सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है। सर ये मेंटेलिटी कितनी सही है, और अगर ये मेंटेलिटी सही नहीं है तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसमें कैसा है कि सेल्स बढ़ेंगी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर होता है, मगर सिर्फ आपको फोकस सेल्स के ऊपर करेंगे तो वहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, क्या है, सेल्स होने के बाद में उसका एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एक्सपेंसेस क्या होता है कि एक तो एक ही, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है और अदर ओवरहेड्स क्या है। उसके बाद में अगर आपने लोन्स वगैरह लिए तो फाइनेंस कॉस्ट कितना है, आपके ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है और उसका रेशियोज कितना है आपके। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने 1 करोड़ का बिजनेस किया इस महीने में तो उसका कितना परसेंटेज जो है आपके एम्प्लॉय के सैलरी के ऊपर जा रहा है, कितना परसेंटेज अमाउंट है आपका फाइनेंस कॉस्ट जा रहा है, कितना परसेंटेज जो खर्चा है आपके ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ही आप क्या कर सकेंगे, आपका टॉप लाइन बढ़ गया तो आपका बॉटम लाइन बढ़ेगा। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट्स में आपका प्रॉफिट दिख रहा है, मगर आपके बैंक बैलेंस में बिल्कुल नहीं, वो खाली है आपका। तो फिर वो क्या है कि एग्जैक्टली इट्स अ केस लाइक कि मैंने इनवॉइस तो रेज कर दिया और वो पैसा आने वाला है, लेकिन मेरे अकाउंट में अभी वो पैसा ही नहीं है। करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर टॉप लाइन बढ़ता है हाँ। तो आपको प्रॉफिट दिखेगा मगर कैश फ्लो में प्रॉब्लम होती है। तो कैश फ्लो में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको आपके बिजनेस का ईच एंड एवरी मंथ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये आपका जो पूरा कैश टू कैश साइकिल से, कैश टू कैश साइकिल क्या है कि जब भी कोई आप प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएट करने के लिए आपने कितना पैसा एक्सपेंसेस किया, वो मैनेज करने के लिए कौन से एक्सपेंसेस किए, और वो जो एक्सपेंसेस है आपको रिकवर करने के लिए आपको कितना दिन लगा। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में और आपका रिकवरी वो साइकिल कितना है कि आप 30 दिनों में आपका कैश टू कैश साइकिल से, या फिर आपका 60 डेज में या 90 डेज में आपको पता होना चाहिए। अगर 90 डेज में तो ऑब्वियसली आपको 90 डेज का जो वर्किंग कैपिटल है आपके बिजनेस में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में 90 डेज का प्रॉफिट कैश फ्लो अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ कैश फ्लो प्रॉब्लम इन योर बिजनेस। ट्रू। सर जो एक्चुअल में हमें शीट पे दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता है, दैट क्लियरली शोज फ्रॉम हियर। सर मुझे अभी जैसे कि आपने कहा सर सर्विसेज रिलेटेड बिजनेसेस, सर अभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि आपने जैसे कहा कि किसका रहता है कि 90 डेज में उसको कैश टू कैश आता है। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ माय रियल एस्टेट कंसल्टिंग बिजनेस। सर ये कंसल्टिंग बिजनेस में मैंने जो सबसे बड़ा चैलेंज देखा है वो ये है कि सर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट ने मेरे थ्रू प्रॉपर्टी ले ली, सर कभी कभी उसका एग्रीमेंट लेट हो जाता है। कभी कभी सर वो एग्रीमेंट लेट होने के बाद उसका अभी बहुत से जो बिल्डर्स है वो आफ्टर एग्रीमेंट इनवॉइस रेज करने नहीं बोलते, उनके बैंक डिसबर्समेंट के बाद इनवॉइस रेज करने बोलते हैं। हर बिल्डर की अलग अलग पॉलिसीज है, ठीक है। कोई बोलता है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट का मुझे 20 to 25% पेमेंट आएगा तो ही मैं रिलीज करूंगा। कोई बोलता है 10% प्लस उसका बैंक डिसबर्समेंट आएगा तो ही मैं रिलीज करूंगा। आप इनवॉइस रेज करोगे तब, और उसके बाद कोई बिल्डर मुझे इनवॉइस रेज करने के बाद 1 महीने में पैसे देता है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में। तो यहाँ पे सर जो कैश टू कैश साइकिल है वो तो कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या है कि ये 3 चीज़ें आपको ये ध्यान में रखने का पड़ेगा कि आपका जो कैश टू कैश साइकिल जो है अगर आपको सही करने का है, सबसे पहले कि आपका रेवेन्यू जनरेशन। तो अगर रेवेन्यू जनरेशन से अभी आपने जो मुझे बताया कि आपके जो क्लाइंट है उनका हर एक क्लाइंट का जो इनवॉइसिंग करने का अलग अलग मेथड या अलग अलग प्रोसेसेस है, एंड यू फॉलो योर क्लाइंट प्रोसेसेस। तो आपकी खुद की प्रोसेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो एक है कि उसके लिए क्या है कि हर एक बिजनेस ओनर को क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन जो एस्पेक्ट है यह आपके कंट्रोल में होना चाहिए। उसके बाद में कि रेवेन्यू होने के बाद में उसका जो रिकवरी प्रोसेस है आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू यानी इनवॉइस जनरेट करने के बाद में कौन से क्लाइंट का आपका पेमेंट टाइम कितना है। तो 30 डेज में तो 30 डेज के अंदर आपको पैसा आना चाहिए, या
एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, मगर एक बार रेवेन्यू जनरेट किया आपने तो उसका जो फॉलो प्रोसेस है या हाउ यू डू कम्युनिकेशन विथ योर क्लाइंट फॉर पेमेंट रिकवरी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार क्या करते हैं कि लोग कि ये बोलते हैं कि अरे इतने बड़ा बिल्डर है, इतना बड़ा बिजनेस करता है, ऑब्वियसली वो टाइम के ऊपर पैसे देंगे, मगर वो रियलिटी नहीं है। मैंने तो फेस किया है सर, हाँ एग्जैक्टली। वही, वो रियलिटी नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि बड़ी कंपनी है तो होना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा एक क्लाइंट था, तो उनका भी बिजनेस में ऐसा होगा कि उनके बड़े बड़े कंपनियां जो है उनको सप्लाई कर देते हैं, और एज्यूम करते थे कि हर महीने अगर उनका मंथली इन्वॉइसिंग होता था कि सब्सक्रिप्शन मॉडल या सर्विस मॉडल है उनके, तो हर एक क्लाइंट को ईच एंड एवरी मंथ बिलिंग होता था, और उनको लगता था कि हमें बड़े क्लाइंट है तो हर महीने आता है पैसा। तो वो उनको अवेयरनेस कब हो गई, जब हमने क्या किया कि उनका जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है वो बिल्ड किया। तो उस रिपोर्टिंग सिस्टम में ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जो बड़े बड़े कंपनियां होके भी उनका 3-3 महीने का बिलिंग है, उसका पेमेंट नहीं आया, 4-4 महीने का। और कोई एक क्लाइंट जो है ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि उसका 8 महीने से पेमेंट नहीं दिया है। तो उनको पता ही नहीं कि हुआ है कि नहीं, जब तक वो ये सब रिपोर्ट से वो चेक नहीं करते तब तक उनको पता नहीं चलता। तो आपको क्या है कि आपका जो रिसीवेबल सिस्टम है आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। रिसीवेबल का आपको रिपोर्ट है हर दिन आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, और आपकी टीम के साथ आपने वीकली बेसिस पे उसको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करना चाहिए। तो कौन से क्लाइंट का पैसा है वो कब आने वाला है और उसका ओवरड्यू कब हुआ है, आपको फोकस कहाँ पे होना चाहिए। एक तो एक ओवरड्यू हुआ है उसके ऊपर के होना चाहिए कि उसका अमाउंट है हमें जल्दी से जल्दी रिकवरी करना चाहिए। अगर ओवरड्यू हो रहा है तो उसका फॉलोअप कौन करेगा। तो एमएसएमई और छोटे बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि खुद बिजनेस ओनर है, वो बिजनेस ओनर खुद सभी उनके अकाउंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फॉलो कर रहे हैं, उनका सेल्स वालों को फॉलो कर रहे हैं, उनके बिजनेस ओनर को फॉलो है, सब क्या कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। तो खुद ने सब काम किया तो आपका बिजनेस कब ग्रो होगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि आपके पास डेडिकेटेडली ऐसा एक पर्सन होना चाहिए कि वो पेमेंट रेवेन्यू और पेमेंट कलेक्शन सिस्टम है वो उस डेडिकेटेड पर्सन जो है वो कर रहा है, वो वहाँ पे डेडिकेटेड पर्सन होना जरूरी है। तभी क्या होगा कि वो उसका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो रिकवरी कर सकेगा। और वो होने के बाद में आपका जो एक्सपेंसेस है रिकवरी होने के बाद में जब आप यूटिलाइज करते हो तो जहाँ पे आपका प्लानिंग है या जो आपका बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है खर्चा, अगर वो आपका सही जगह हो रहा है तो आप राइट ट्रैक पे हो। अगर यहाँ पे कहाँ पे भी आपका अगर चेन जो है साइकिल जो है अगर ब्रेक हो जाती है तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, आपके कैश फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट होगा, और आपका रेवेन्यू जो है वो भी टाइमली जनरेट नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो तीनों चीज़ें के ऊपर आपको प्रोसेस है वो बिल्ड करना पड़ेगा, और वहाँ पे किसी की भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। आपकी टीम ने जो है इंडिपेंडेंटली काम करना जरूरी है। सर इसी सीरीज में मुझे और एक डीप डाइव क्वेश्चन आपसे पूछना है। कोई भी एमएसएमई और स्टार्टअप बिजनेस उसको ऐसी कौन सी फाइनेंशियल प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए जो उसको फाइनेंशियली हेल्दी रख सके। यस, बहुत इम्पोर्टेंट अपने क्वेश्चन है जो है वो किया है। तो बहुत सारे जो एमएसएमई जो है ना वो क्या कर लेते हैं कि उनके पास मंथली बेसिस पे फाइनेंशियल रिव्यू सिस्टम्स और फाइनेंशियल डैशबोर्ड जो है वो रिव्यू नहीं होता, और एमएसएमई और स्टार्टअप जो है यहाँ पे ही गलती करते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं कि सब जगह कि उनका टर्नओवर कितना हो गया, सेल्स कितना हो गया, और हमारा जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस है सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, वो टाइमली गए कि नहीं वो चेक करते हैं। मगर उनका जो बाकी के सभी जो नंबर्स है उसका एनालिसिस नहीं होता। उनका क्या एक टर्नओवर होने के बाद आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, वो सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस महीने में आपका ज़्यादा है किस महीने में कम है, तो कम क्यों हो रहा है ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो आपको एनालिसिस करना जरूरी है। बाद में आपका आता है कि आपका ईबीटा कितना परसेंटेज है, आपका पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब चीज़ें आपको हर महीने रिव्यू करना जरूरी है। उसके बाद में आता है कि आपके जो ग्रोथ है
वो हो रही कि नहीं हो रही, आपकी डिपेंडेंसी कितने क्लाइंट के ऊपर है। बहुत बार ऐसे भी एमएसएमई दिखता है कि मोर देन 50% जो मंथली रेवेन्यू हो रहा है तो उसमें से 50% से ज़्यादा रेवेन्यू है एक ही कस्टमर को हर महीने दे रहा है। तो ऑब्वियसली अगर 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है एक ही कस्टमर पे आ रहा है तो आपका बहुत सारा डिपेंडेंसी एक ही कस्टमर के ऊपर है। अगर वो कस्टमर किसी रीजन के वजह से आपको ऑर्डर देना अगर बंद कर देगा तो आपका बिजनेस जो है उसका 50% 50% कम हो जाएगा और डायरेक्टली जो है वो मे बी लॉस मेकिंग में जा सकता है। तो आपकी डिपेंडेंसी कितना है, कौन से क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो देखता है। जितना कम से कम डिपेंडेंसी है वो आपके रेवेन्यू के लिए और हेल्दी फाइनेंशियल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका डिपेंडेंसी कितना होना चाहिए कि लेस देन 20%, 15% से कम डिपेंडेंसी आपके एक क्लाइंट के ऊपर होना जरूरी। तो आपको वो भी रेशो जो है वो देखना जरूरी। उसके बाद में कि हर महीने आपके कौन से एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। आपका जो वर्किंग कैपिटल रेशो जो है आपको देखना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल रेशो यानी क्या है कि आपके जो भी वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज आता है और करंट एसेट जो आता है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। यानी करंट एसेट है आपके होना चाहिए आपके डबल देन योर करंट लाइबिलिटीज। अगर वो है तो आपका बिजनेस है वो हेल्दी है, आपके वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। उसके बाद में होता है कि एमएसएमई में जो भी अमाउंट अवेलेबिलिटी है, जो सोर्स ऑफ फंड्स जो है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं होता। तो यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, आपके जो भी सोर्स ऑफ फंड है दो टाइप के होता है कि वो तो लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं, कुछ होते हैं कि शॉर्ट टर्म सोर्स होते हैं। जो भी शॉर्ट टर्म सोर्स यानी क्या है कि आपके 12 महीने से कम समय के लिए जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबिलिटी है वो आपके हो गए शॉर्ट टर्म फंड्स के सोर्स। और 12 महीने से ज़्यादा मीन्स एक साल से ज़्यादा कोई अगर आपके पास फंड्स अवेलेबिलिटी है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। तो आपका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए कि जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबिलिटी इट हैज़ टू बी यूटिलाइज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पजेस, और लॉन्ग टर्म की जो भी अवेलेबिलिटी है वो आपको लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए आपका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है शॉर्ट टर्म फंड्स है वो लॉन्ग टर्म पर्पजेस यानी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ रिसर्च डेवलपमेंट्स, कुछ आपके सॉफ्टवेयर उस पर्पस के लिए करते हैं और वहाँ पे उनका जो कैश फ्लो का साइकिल है वर्किंग कैपिटल रेशो है वहाँ पे बढ़ जाता है। तो हर एक बिजनेस ओनर को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके शॉर्ट टर्म फंड जो अवेलेबिलिटी है आपके शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए सिर्फ करो। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करते हैं तो आप गलती कर रहे हो। सर वेरी इंटरेस्टिंग आंसर दैट यू हैव गिवन। सर मुझे और एक सवाल पूछना है रेशोज़ के रिगार्डिंग। जैसे कि आपने कहा कि देर आर मल्टीपल रेशोज़ जो आपने देखना चाहिए, ऐसे कौन से रेशोज़ है उसको रेगुलरली एक बिजनेस ओनर ने ट्रैक करना चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस और अ क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस और डेली बेसिस? आपको मंथली बेसिस पे आपका ग्रॉस मार्जिन रेशो है वो देखना चाहिए। हर महीने आपका ग्रॉस मार्जिन रेशो है 20% है, 25% है, और नेक्स्ट ईयर वो जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर कम हो रहा है तो आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ ना कहाँ तो इम्प्रूव हो रही। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव होंगी तो वहाँ पे 2-3 जो फैक्टर है ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एक तो एक रॉ मटेरियल कॉस्ट है आपका बढ़ गया है, आपका मैन पावर या जो सैलरी जो है वेजेस जो है वो बढ़ गई है, या फिर आपका इंटरनल ऑपरेशन जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की जो ऑपरेशन है वहाँ पे आपको कहाँ ना कहाँ तो एक्सपेंसेस है इंक्रीज हो गए। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम करवाने का है तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखने की। तो आपका सबसे पहले कि आपका ग्रॉस मार्जिन का जो रेशियो है वो देखना है। दूसरा ये होता है कि आपका ईबीटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। आपको ईबीटा है वो चेक करने का हर महीने आपका कितना हो रहा है और आपका वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो कौन से एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या करने से आपका इंक्रीज हो गया लास्ट महीने में और उसी को आप कैसे रिपीट करेंगे ताकि आपका नेक्स्ट महीने में भी वो जो
इंक्रीमेंटल जो प्रॉफिट है वापस आप रिपीट कर सकते हो। तीसरा आपका रेशियो होता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट बोला जाता है फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसको, वो आपका कितना हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपका हो गई आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रेशियो, ग्रॉस मार्जिन, ईबीटा और प्रॉफिट बिफोर पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने का। उसके बाद में आपको देखने का कि आपका करंट रेशियो जो है, अभी इस सवाल के पहले हमने जो डिस्कस किया, करंट रेशियो जो है 2:1 होना जरूरी। उसके बाद में आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज कितने हैं आपको देखने का। आपकी जो इक्विटीज है उससे आपके जो डेब्ट है बढ़ रहे क्या कम हो रहे। अगर आपने ये जो रेशियो जो है आपने चेक किए तो फिर भी आपका हर महीने के रिव्यू में आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए हेल्प हो सकती है। ओके सर, फॉर एग्जांपल एक न्यूबी पूरी तरह से उसको कुछ भी पता नहीं, ही स्टार्टिंग हिज स्टार्टअप और उसको कुछ भी पता नहीं है सर, तो अगर उनके लिए आप बताओगे ग्रॉस मार्जिन रेशियो क्या होता है, इबिटा क्या होता है और पैट क्या होता है, एकदम सिंपल टर्म्स में। तो ग्रॉस मार्जिन रेशियो क्या होता है कि आपका सेल्स होने के बाद में सेल्स टू परचेस का रेशियो या सेल्स टू आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो कितना है। यानी क्या है कि आपने 1 करोड़ का इस महीने में बिजनेस किया, उसके बाद में आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, और जो आपके ब्लू कॉलर वाले जो भी लोग काम करते हैं या प्रोडक्शन के लिए जो भी लेबर्स एंड एम्प्लॉय काम करते हैं उसका कॉस्ट कितना है। अगर वो कॉस्ट माइनस करते तो आपका मिल जाएगा ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन है तो आपको क्या करने का है, उसका रेशियो कैलकुलेट करने का है, वो हो गया आपका ग्रॉस मार्जिन रेशियो। उसके बाद में आता है कि ईबीटा, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और आपका डिप्रिसिएशंस और अमोर्टाइजेशंस। अगर वो कैसे होता है कि आपका ग्रॉस मार्जिन के बाद में आपके जो भी ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स कौन से हो जाएंगे आपके, रेंट हो गया, आपका सैलरी जो हो गया, बाद में मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो ये जो ओवरहेड्स जो है आपका माइनस करते हैं तो आपके पास मिलेगा ईबीटा अमाउंट। तो ईबीटा अमाउंट से आप अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे आपका हो गया कि वो ईबीटा रेशियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में कि पैट आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ईबीटा के जो भी आपका अमाउंट आता है उसमें से आपको आपके इंटरेस्ट अमाउंट, फाइनेंस कॉस्ट बोला जाता है, इंटरेस्ट जो पे करते हैं आपके लोन के ऊपर, ओडी और सीसी अकाउंट के ऊपर आप पे करते हो इंटरेस्ट, और आपका डिप्रिसिएशन माइनस किया तो आपका पैट मिल जाएगा। पैट का रेशो आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये तीनों भी नंबर से आपको मिल जाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच कि आपने उसको एकदम सिंपल टर्म में एक्सप्लेन किया। सर अभी मुझे पूछना है आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहला सर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब मेरा जो मंथली फिक्स कॉस्ट है सर, अगर मुझे सही डायरेक्शन में जाना है तो सर मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके रेशो में मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। जैसे कि आपने सर एसेट लायबिलिटी वाला बताया कि अगर आपका लायबिलिटी 1 है तो यू मस्ट हैव एसेट ऑफ 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसमें मेरा प्रॉफिट का रेशो कितना होना चाहिए। नहीं, इसमें आपको एक करना पड़ेगा कि हर एक इंडस्ट्रीज और हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोसेस अलग होता है। उसके जो प्रोडक्ट अलग होते हैं, उसके सर्विसेज अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर 10 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इतना परसेंटेज प्रॉफिट होगा ही, ऐसा कोई स्टैंडर्ड कहाँ पे भी कैलकुलेशंस या कोई रूल नहीं है। मगर आपको क्या करना है कि आपकी जो इंडस्ट्री जो है, अगर आप रियल इस्टेट में काम कर रहे हो या कोई आप बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपके सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस में कितना आपका प्रॉफिटेबिलिटी बन रहा है तो उतना ही आपने कमाना चाहिए। तो ये हो गया कि आपकी जो इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग या आपके कॉम्पिटिटर जो है तो वो कितने प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहे हैं तो आपको चेक करने का। अगर उतना प्रॉफिटेबिलिटी किया तो फिर आप राइट ट्रैक पे हो। मगर उसमें और एक ट्विस्ट आता है, वो क्या आता है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत हर बिजनेस में नहीं होती। तो उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे कि आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। या मैन्युफैक्चरिंग जो है, अभी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है आप
आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करके भी आप बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि आपको अगर आप क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने का है जी तो आपको आपकी फैक्ट्री या आपका मैन्युफैक्चरिंग होने के कंपल्शन है क्या? नहीं है नहीं है। सर, यू कैन तो आउटसोर्स। आउटसोर्स कर सकते हैं। जी यही अगर आपने किया क्या है कि एक कंपनी जो है वो 10 करोड़ का सेटअप करके कैपिटल एक्सपेंडिचर करके फैक्ट्री सेटअप करते, वहाँ से 10 आपको हर महीने 10 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, तो उसी जगह आप क्या कर रहे हो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है आप आउटसोर्स कर रहे हो और आपका जो रेवेन्यू है 20 करोड़ कर रहे हो, तो आपको क्या है कि लेवरेजिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग लेवरेजिंग है उसका आपको बेनिफिट लेना जरूरी है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपके बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चरिंग करने का है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आपको फैक्ट्री सेटअप करने का है, वो कंपल्शन नहीं। मार्केट में बहुत सारे अभी नए जो स्टार्टअप हो रहे हैं, तो मैक्सिमम जो स्टार्टअप है वो इसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि Outsourcing. हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउटसोर्स करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा हमारा रेवेन्यू के ऊपर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। अगर ये सब चीज़ें के ऊपर आप फोकस करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी टाइम, समय और एफर्ट्स है आपके बच जाएंगे और आपका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिख जाएगा। इंटरेस्टिंग सर। उसी पे मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे था। आपने कहा कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है कि लोगों ने उनका प्रॉफिट कैसा होना चाहिए एंड दे नीड टू स्टडी एंड रिसर्च कि उनके इंडस्ट्री में उनके कॉम्पिटिटर्स कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। सर फॉर एग्जांपल मुझे अगर मेरा एक ईयरली रेवेन्यू होता है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मेरा ईयरली रेवेन्यू 1 CR होता है, तो सर मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए कितना उससे ज़्यादा रेवेन्यू टारगेट करना चाहिए? फॉर एग्जांपल कुछ मतलब जो MSMEs है और मोस्टली स्टार्टअप है सर, बहुत एग्जैजरेटेड प्राइस या फिर बहुत एग्जैजरेटेड रेवेन्यू की बात कर लेते हैं जोश में। अगर इस साल 1 करोड़ हुआ तो दूसरा साल सीधा 2 करोड़। लेकिन सर व्हाट इज़ द राइट ग्रोथ कि उन्होंने हर एवरी फाइनेंशियल ईयर उन्होंने देखनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस साल 1 करोड़ किया तो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए कितना टारगेट करना चाहिए और वो सही रहेगा मेरे लिए? ये अगेन क्या होता है कि डिपेंड ऑन जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है उसका एस्पिरेशंस क्या है, ड्रीम्स क्या है और उसके बिजनेस के प्लान्स क्या है उसके ऊपर। कोई एक पर्सन बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी मैं 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, अभी मैंने 100 करोड़ अचीव किए तो अभी मुझे ज़्यादा और एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। मगर दूसरा ही पर्सन बोल सकता है कि मुझे अभी 100 करोड़ किया है तो मुझे नेक्स्ट 500 करोड़ कब पहुंचने का है, उसके गोल के ऊपर काम करेगा। तो ऑब्वियसली ये कि अगर आपके जो भी प्लान्स है हर टारगेट जो है वो रखना चाहिए हायर होना चाहिए। अगर आपके एक्सपीरियंसेस जो है या आपके बिजनेस को ग्रोथ करने का है तो, मगर आपको कितना होना चाहिए वो आगे नहीं कि आपका बिजनेस का प्लान्स क्या है, आपकी जो फाइनेंसेस जो है आपका अलाउड कर रही है या नहीं कर रही है। तो मगर बेंचमार्क ये होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट मंथ से कम नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर से आपका ज़्यादा होना चाहिए 30% या 35% से, तो भी आप क्या कर सकते हैं अभी सस्टेन कर सकते, ग्रो कर सकते। क्योंकि क्या हुआ है अभी 10-15% जो ग्रोथ है वो हर एक बिजनेस ओनर कर रहा है। अगर 10-15% अगर ग्रो हो रही तो आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रोथ हो गई, तो उसमें आपका कुछ एफर्ट्स नहीं लगेगा। क्योंकि क्या है कि लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो 10-15% एनीवेज आपके जो है बिजनेस है वो बढ़ ही जाएगा। तो उसमें तो आपका कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अगर वैल्यू एडिशन करने का है तो ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस जो है आपका 30%, 40% और 50% से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में आप ग्रो हो रहे हो। ट्रू, वेरी इंटरेस्टिंग। सो 30 to 50% के बीच में आपका रहना चाहिए मिनिमम, तब जाके आपका मिनिमम, तब जाके आप एक्चुअली अच्छे से ग्रो कर रहे हो कोई भी कंपनी में। ओके सर, वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट जो आपने अभी दिया। आई विल कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी में CA और CS तो रहता है सर, दे नो ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट,
बट देन व्हाई कंपनी नीड बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टिंग? नहीं, मैं एक करेक्ट करना चाहता हूँ आपके स्टेटमेंट में कि सीए और सीएच जो है तो उनको ऑल फाइनेंशियल एक्सपेक्ट जो है वो पता है या वो जरूरी नहीं है। Okay. वो क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है कि सीए और सीएच जो है उनका फोकस कहाँ पे होता है? कंपनी सेक्रेटरी तो इनकॉर्पोरेशन करेगा और जो कंपनी आरओसी के रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है, जो रिटर्न फाइलिंग करने का वहाँ पे उनके फोकस होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दूसरा होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होता है? ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट होता है कि टैक्सेशन में होता है कि जीएसटी पे किया नहीं पे किया, टाइमली रिटर्न फाइल किया, उसके ऊपर होता है। बाद में होता है कि टीडीएस के कंप्लायंस से जो है, बाद में होता है कि आपको ऑडिट करवाने का, बैलेंस शीट फाइलिंग करने का, उसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सभी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, मतलब गवर्नमेंट में जो कंपल्शन किया है वो सब करने के लिए उनका जो रोल होता है और उनका फोकस भी वहाँ पे होता है ज़्यादा। अगर मोर देन 95% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका फोकस यहाँ पे होता है कि गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वहाँ पे बिजनेस ओनर को हेल्प करने का। मगर डे टू डे जो ऑपरेशन जो आता है, अगर उनके बिजनेस में कैश फ्लो के प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनका वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, तो वहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो वहाँ पे जो रोल आता है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रोल आता है कि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही तो उसके रीज़न फाइंड आउट करने का, वो बढ़ाने के लिए कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ करने की है, उसके लिए एक्शन प्लान डिसाइड करने का, कहाँ पे बिजनेस का फंड जो है ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो उसको रियलाइज़ कैसे करने का आपके बैंक अकाउंट्स में, और जो ब्लॉकेजेस जो है वो परमानेंटली स्किप करना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। या हमने अभी डिस्कस किया आपके जो रेशियो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए बिजनेस बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अगर ये सब चीज़ें आपको करने का है, ऑब्वियसली आपके सीएस और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे वेरी मिनिमल होता है और कहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है और हमने भी ऑब्जर्व किया है, अगर आपको कौन सा लोन लेने का है तो वो डिसाइड कौन करता है? बिजनेस ओनर जो है डिसाइड करता है कि हमारा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, मगर वो लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग कब होना चाहिए कि उनका वर्किंग कैपिटल का जो कैलकुलेशन जो है और फ्यूचर उनके इनफ्लो और फ्यूचर आउटफ्लो है वो सब कैलकुलेट करने के बाद में डिसाइड होना चाहिए कि आपने लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन कौन करता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट करता है या सीएफओ करता है? तो वहाँ पे सीए और सीएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो वही डिफरेंस होता है इस सब प्रोसेस में। ओके, इंटरेस्टिंग। सर अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि कोई भी बिजनेस ओनर डिसीजन लेता है लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस कि कोई बिजनेस के लिए एमएसएमई हो या स्टार्टअप, उसके लिए बिजनेस लोन सही है कि फंड रेजिंग सही है? उसका जो आंसर है ये होगा कि आपके जो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और आपको आपका बिजनेस इन फ्यूचर में कितना ग्रो करने का है जी। तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, जैसे आपका 15%, 20% या 25% का बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैश मेकिंग बिजनेसेस है और आपके जो ब्लॉकेजेस है जो है वो नहीं है जी। तो अगर ये होंगी तो ऑब्वियसली आपको आपके डेप्ट यानी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया, आपके टाइम बिंग या शॉर्ट टर्म जो कमिटमेंट्स है वो फुलफिल करने के लिए तो आप वहाँ पे बैंक से लोन ले सकते हैं। मगर आपके क्या है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम है और आपको लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट करने का है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने की है, अगर वहाँ पे आपको ज़रूरत है तो उस समय आपने आपके इक्विटी जो है वो डाइल्यूशंस करके वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं आपके बिजनेस में। तो आपको आप उसके लिए आपको आपके बिजनेस का प्लान जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने का है विथ योर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। ओके सर, अभी आपने कहा कि अगर कंपनी लॉस में जा रही हो तो आप अपने जैसा जैसा आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। सर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है एंड
ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हो, ठीक है, इवन आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, एंड यू हैव एक्सेस, योर प्रॉफिट इज एक्सीडिंग, और बहुत आपके पास एडिशनल फंड पड़ा हुआ है। सर मैक्सिमम बिजनेस ओनर, आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर, सर मुझे दो ही चीज़ पता है, एक तो यू कैन डू कॉर्पोरेट एफडी और दूसरा यू कैन डू अ कंपनी एसआईपी। सर और क्या ऐसे फाइनेंशियल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे एक स्मॉल बिजनेस ओनर इनसे इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसके पास एक्सेस फंड है तो? ये तो मिस ये जो एक्सेस फाइनेंस की जो टर्म है हाँ। वो बहुत कम दिखाई पड़ती है जी। इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वो अभी तो है कि बहुत सारे लोग है वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि प्रॉफिट करने का, जी, उसके बाद में कैश फ्लो को मैनेज करने का। मगर कोई बिजनेस है, अच्छा बिजनेस कर रहा है और उसके पास अगर कैश फ्लो सरप्लस है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो उसमें कि आपने बोला कि फिक्स डिपॉजिट अगर करेंगे जी तो सर। फिक्स डिपॉजिट में आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 6-7%। 6-7-8% मैक्सिमम। जी। किसी बैंक ने अगर आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी कर प्यार दी। करती है तो वो दे देगा, अदरवाइज ज़्यादा नहीं दे सकेंगी। इसका जी। मतलब क्या है कि आप बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके उससे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं पर जी। यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो वो तो ऑप्शन जो है आप नहीं चूज करना चाहिए। उसके बाद में आता है कि आपने बोला कि एसआईपी करेंगे, तो एसआईपी में आपका मैक्सिमम कितना रिटर्न मिलता है? 10%, 12% या मैक्सिमम 15% मिल सकता है अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा तो। मगर वही चीज आपका अगर बिजनेस अच्छा आउटपुट दे रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए? आपके खुद के बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहिए ताकि और ज्यादा आपका ग्रोथ हो सके और उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, एंड दैट प्रॉफिट विल कन्वर्ट इनटू योर कैश फ्लो अगेन। मैक्सिमम कैश जनरेशन करने के लिए आपको उसका यूज होगा, वो हो गएगा आपका एक ऑप्शन। दूसरा है कि अगर आपको आपके खुद के बिजनेस में एक्सपेंडेशन नहीं करने का है, देन अभी क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, तो वहाँ पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट किए तो आप वहाँ पे भी 1-2 साल में आपके पैसे जो है डबल कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली वहाँ पे डबल हो सकते हैं, वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेंगे मगर रिस्क भी है। तो दो ऑप्शन आपके पास है, आप स्टार्टअप में, नए बिजनेस में, या आपके अच्छा कोई प्रोडक्ट है तो उस कंपनी में आप क्या कर सकते हैं? एज ए इन्वेस्टर करके आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आपके खुद के बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से मल्टीपल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके, इंटरेस्टिंग सर, दिस वाज वेरी इंसाइटफुल आंसर बिकॉज सर एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आई ओनली नो टू थिंग्स, अदर एसआईपी और एक आप ठीक है बिजनेस एक्सपांशन को अगर छोड़ दिया जाए, अगर ऑलरेडी मेरे बिजनेस में मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस एक्सपांशन के लिए भी फंड है, उसके बाद भी सरप्लस फंड है, विच इज़ रेयर केस कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तो मुझे दो ही चीज़ें पता थी, बट यू टोल्ड मी कि आप नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टअप्स में आप स्टेक्स ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके स्टेक ले सकते हैं, आल्सो यू विल बिकम अ ओनर ऑफ दैट स्टार्टअप। ओके, वेरी नाइस सर। आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। जो बिजनेसेस है अभी जिसके पास सरप्लस फंड है, इट्स ओके, बट कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट भी मतलब यूटिलाइज सही से होता नहीं है, एंड देन दे फेस मेजर फाइनेंशियल लॉस। तो ऐसी कौन सी मेजर फाइनेंशियल मिस्टेक्स या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एमएसएमईज फेस करती है जिसके कारण उनका बिजनेस एक्सपांड नहीं हो पाता? सबसे पहले कि हमने अभी डिस्कस किया कि बिजनेस ओनर जो है उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो रिव्यू नहीं होता है। अगर रिव्यू नहीं हो गए तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो है करेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे वो कहाँ ना कहाँ तो फाइनेंशियल चैलेंजेस में फंस जाएंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे। तो एक ही कि उनको क्या है कि हर महीने उनके जो भी फाइनेंशियल का डैशबोर्ड जो है, रिपोर्ट जो है, वो एनालाइज करना जरूरी। बड़े बड़े बिजनेसेस बड़े बड़े क्यों होते हैं पता है आपको? सबसे पहले है कि उनके पास हर महीने फाइनेंशियल रिव्यू की मीटिंग होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो जो सीएफओ जो है वो क्या कर ले प्रेजेंट करता है कि हमारा जो बिजनेस है कितना ग्रोथ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारा फंड्स के
ब्लॉकेजेस है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो रहा है, वर्किंग कैपिटल कितना है, हमारे लोन्स कितने हैं, हमारे फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कितने है, वहाँ पे डिस्कस होते हैं और उस डिस्कशन बेसिस पे, उस नंबर के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होता है। मगर एमएसएमई में ये सब चीज़ें नहीं होने के कारण नहीं होती। तो वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बिजनेस में अवेयरनेस नहीं, बिजनेस ओनर या स्टार्टअप लोगों को उतना फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं, कौन से रिपोर्ट है वो देखना चाहिए, कौन से रिपोर्ट्स को एनालिस करके उस बेसिस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है कि आपके बिजनेस के फंड है वो ब्लॉक कहाँ पे हो गए, तो आपको देखना है। तो ब्लॉक कहाँ पे होते हैं? एक तो एक ही ऑब्वियसली आपने अगर सेल किया तो वहाँ पे इनवॉइस जनरेट किया, उसके बाद में आपके ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आपके कस्टमर को आपने 30 डेज 60 डेज 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया, तो वहाँ पे आपके फंड ब्लॉक हो गए, वहाँ पे होती। दूसरे होते कि अगर कोई बिजनेस ओनर है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस में है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होता है, वहाँ पे आपके कुछ फंड जो है इन्वेंट्री या आपके फिनिश प्रोडक्ट जो है वहाँ पे आपकी इन्वेंट्रीज जो है वहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं। और तीसरा चीज़ होता है क्या, आपके ब्लॉकेजेस जो फंड्स होते हैं वो होते हैं कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो किया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। तो ये सब चीज़ें में आपको क्या करना चाहिए कि आपको फंड्स का जो ब्लॉकेजेस है आपको मिनिमम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर कंट्रोल में है तो आप जो है सही ट्रैक पे है, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कहाँ ना कहाँ तो गलती कर रहे। तो उसके लिए हमने इसके पहले हमने आपको हमारी डिस्कस हो गई कि जो शॉर्ट टर्म फंड जो है वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो यूटिलाइज होना चाहिए शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, या लॉन्ग टर्म जो फंड्स है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन जाए। अगर ये सब चीज़ें आपने मैनेज करी सही तरह से तो आप क्या है कि राइट ट्रैक पे हो, अदरवाइज आप कहाँ ना कहाँ तो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाएंगे। अगर आपको फाइनेंशियल ट्रैप में फंसना नहीं है तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होना जरूरी है। तो उसके लिए आपकी जो भी टीम है, अकाउंट्स की टीम है, आपकी सेल्स टीम है, उनका फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर डील आपको क्रैक करने की तो मिनिमम कितना अमाउंट में आपको परचेस ऑर्डर एक्सेप्ट करने की है आपको पता होना चाहिए। अगर उसके नीचे अगर आपने ऑर्डर्स ले लिए तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, उसका लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो आपको क्या है कि आपके बिजनेस का मंथली ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, यानी क्या है कि आपका कितना रेवेन्यू हर महीने होता है तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, और कितना रेवेन्यू आपका कम हुआ तो आपको लॉस करेंगे। तो एक होता है कि आपने अगर हर महीने 10 करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो वहाँ से क्या है कि आपका समझो 5 करोड़ का जो एक्सपेंसेस है आपके सैलरीज के लिए जा रहे हैं, रेंट के लिए जा रहा है, इंटरनेट एक्सपेंसेस है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसके लिए 5,000 रुपीज़ खर्चा होगा। बाद में 2 लाख का जो एक्सपेंसेस है आपका हो रहा है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो आपको क्या है कि आपको हर महीने मिनिमम 7 लाख का जो अमाउंट है वो तो आपको एज एक्सपेंडिचर ही पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो मिनिमम आपका ब्रेक इवन कितना हो गया, 7 लाख रुपए। अगर 7 लाख हो गया तो आप ब्रेक इवन पे आएंगे, उससे ज़्यादा हो गए तो प्रॉफिट कमाएंगे, उससे कम हो गए तो ऑब्वियसली आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो आपका हर महीने का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आप बिजनेस ओनर को पता होना चाहिए, और 90% बिजनेस ओनर को उनके ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वो पता नहीं। तो ये गलतियां करते हैं सब लोग। ओके सर, अभी जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था जिसमें विजय माल्या जी आए थे। सो विजय माल्या वाज ऑलरेडी रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस सर। उनके पास CFOs थे, उनके पास हर एक वो चीज़ थी जो फाइनेंस रिलेटेड होगी, एवरी एक्सपर्ट उनके इन हाउस भी होगी या फिर उन्होंने कंसल्टिंग फर्म्स को भी हायर किया होगा। उसके बाद भी हाउ ही गॉन इनटू दिस मेजर लॉस। मैं ये बोलूँगा कि उनके पास जो एक्सपर्टीज जो है, उन्होंने किंगफिशर जो एयरलाइन है वहाँ पे मे बी यूज़ नहीं की, या डिसीजन लिए वो उन्होंने फाइनेंशियल
Insights पे नहीं दिया। इनसाइट के ऊपर नहीं कि उन्होंने मे बी उनके जो Instincts। बाकी की जो एक्टिविटीज़ है या उनके जो लाइफस्टाइल जो है उसके बेसिस पे के मैं तो बोलूँगा कि विजय मल्ल्या ने जो किंगफिशर कंपनी जो एस्टेब्लिश की है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं की, उन्होंने की होगी कि उनके जो भी बियर का बिजनेस है या किंगफिशर बियर है उसको प्रमोट करने के लिए ही उनका एयरलाइन था। क्योंकि क्या है कि उन्होंने क्या किया, किंगफिशर का नाम उनके एयरलाइन के ऊपर दे दिए, एयरलाइन में वो बियर भी सर्विस करते थे और बाकी जो इवेंट्स जो है वो वहाँ पे उनका किंगफिशर का जो नाम है या ब्रांडिंग है वो बढ़ाने के लिए कैलेंडर भी छपवाते थे। तो बड़े बड़े जो एक्टर्स जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेके आते थे, वहाँ पे भी जो भी इवेंट होते थे तो वहाँ पे नाम किसका होता था, किंगफिशर का। क्योंकि क्या है, किंगफिशर एयरलाइन के थ्रू उन्होंने क्या किया है कि उनके जो किंगफिशर बियर का ब्रांडिंग बहुत सारा किया है। तो उसके लिए उनका जो ब्रांडिंग का जो एस्पेक्ट है वो किंगफिशर एयरलाइन से हुआ है। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट या इंडिया के इसमें ये होता है कि किंगफिशर या जो भी लिकर बिजनेस का जो प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट जो है वहाँ पे बैन है। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं मगर आपने इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। तो मेरा जो एनालिसिस है उन्होंने क्या किया है कि उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्या है कि किंगफिशर just to advertise their Kingfisher liquor business, they started with the airlines और उसको किंगफिशर नाम दिया। तो मैं तो बोलूँगा कि किंगफिशर लिकर बिजनेस का जो प्रमोशन है वो उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन के लिए एयरलाइन में यूज़ किया है। तो उसी के लिए उनका ब्रांडिंग भी हो गया। अगर वो भाग के भी गए तो क्यों भाग के गए, बाकी के बिजनेस जो हो तो प्रॉफिट मेकिंग है जी। तो वहाँ से वो क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे कि उनके जो भी डेप्ट्स हैं या जो लोन लिए वो रिपे करने के लिए। ओके सर, इंटरेस्टिंग आंसर। सर नाउ आई वांट टू आस्क यू सर, अभी विजय माल्या जी तो उनके पास CFO है, CEOs है, दे हैव ऑल द एक्सपर्ट्स, बट सर एक स्मॉल बिजनेस ओनर, स्टार्टअप, MSME, सर वो एक CFO को हायर नहीं कर सकता बिकॉज सर CFO की सैलरी माइट बी 2 लाख पर मंथ विल बी मिनिमम आई गेस। करेक्ट। ठीक है सर, तो ऐसे में वो ये सब सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं और कैसे ये सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल बिजनेस ओनर, वो हर जगह कॉस्ट सेविंग की कोशिश करेंगे या फिर उनको जो एक्सपेंडिचर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो कर ही नहीं सकते। तो ऐसी जगह पे क्या वो कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपने करेक्ट गेस किया कि अगर फुल टाइम CFO चाहिए तो ऑब्वियसली उनका जो सैलरी है 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए उससे भी ज़्यादा है जी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। तो MSME और छोटे स्टार्टअप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल CFO जो कंसेप्ट है अभी मार्केट में आई और हम हमारे ग्रोथ CFO हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वर्चुअल CFO सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि फुल टाइम CFO की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो पीरियडिकली वीक में एक बार, 15 दिन के बाद में, महीने में एक बार या वर्चुअली उनको गाइड कर सकता है कि उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और उनके जो भी फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे जो MSME और स्टार्टअप जो है वो भी वर्चुअल CFO जो है या फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स है उनकी हेल्प लेके ये सभी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उनके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते विथ मिनिमम कॉस्ट। ओके सर, वेरी नाइस सर। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए भी, और ये ज़्यादा बेनिफिट देगा जो भी व्यूअर्स MSME या फिर स्टार्टअप चला रहे हैं। सर एज अ स्टार्टअप फाउंडर और ओनर मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए अकाउंटिंग फाइनेंस के बारे में जो भी बेसिक है, बिकॉज डेफिनेटली सर मैं उसमें घुस नहीं सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं ऑपरेशन देखूंगा, अकाउंटिंग देखूंगा तो फिर बिजनेस कब करूंगा। लेकिन सर ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें उसे पता रहनी चाहिए एज अ स्टार्टअप फाउंडर और अ स्टार्टअप ओनर कि वो चीज़ें वो हमेशा उसका वो नॉलेज उसको हमेशा यूज़ हो, यानी जब भी वेन एवर ही इज टॉकिंग टू बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर, CA, CS, तो उसको ऐसे कौन सी लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए या फिर अकाउंटिंग के कोई बेसिक फॉर्मूलाज हो गए या फिर कुछ रेशियोज हो गए जिसका उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको क्या लगता है, व्हाट आर दे? सबसे पहले है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी,
जी। जो हमने डिस्कस किया, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जी। आपका ईबिटा और पीबीटी, ये जो नंबर्स है आपको हर महीने देखने के एज ए बिजनेस ओनर, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जी। अगर उसके ऊपर कंट्रोल है तो देन यू विल मेक द प्रॉफिट इन योर बिजनेस। उसके बाद में एक ही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट हर महीने आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद में होता है कि आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो। बाद में होता है कि आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितने लोन बढ़ रहे हैं आपके, कितने लोन कम हो रहे हैं। तो ये जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है आपको हर महीने रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसके बाद में कि आपका कैश फ्लो का इनफ्लो और आउटफ्लो आपके कंट्रोल में कितना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हर बिजनेस ओनर ने हर रोज़ एक 30 मिनट्स का डिस्कशन है आपके फाइनेंस और आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से के साथ होना चाहिए। 30 मिनट नहीं है मगर फिर भी 15 मिनट डिस्कशन होना चाहिए आपका, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकेंगे अगर वहाँ पे आपके अननेसेसरी कुछ स्पेंडिंग हो रही। तो दूसरा है कि आपको डिस्कशन करना चाहिए आपके फ्यूचर के आउटफ्लो कितना है और इनफ्लो कितना है। आपका ऑब्वियसली आउटफ्लो से ज़्यादा आपका इनफ्लो होना चाहिए आपके बिजनेस में, तो आप कंट्रोल कर सकेंगे। यानी क्या है कि ओवरऑल आपको ये देखने का है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है और प्रॉफिट कैसे कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे, वो उसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है आपको बिल्ड करना चाहिए एज अ डैशबोर्ड, और उसके रिपोर्टिंग है आपका अकाउंट्स पर्सन हर रोज़ आपको देना चाहिए। और उसके बाद में क्या आपका कैश फ्लो का प्लानिंग और बजटिंग। अगर ये सब चीज़ें हैं आपका बिजनेस प्लान और आपका बिजनेस का बजटिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, देन यू आर ऑन ट्रैक। अगर उसमें कहाँ पे भी आपकी कैश फ्लो की साइकिल बिगड़ गई तो आप चैलेंजेस जो है आपको फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी कॉस्ट जो है आपको पे करनी पड़ेगी कहाँ ना कहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ओके सर, जैसे कि आपने कहा डैशबोर्ड बिल्ड करना चाहिए, ऐसे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने यूज़ करना चाहिए, लाइक टैली और ऐसे कोई सॉफ्टवेयर, या फिर मुझे कोई ऐसे बेसिक टूल्स पता रहने चाहिए, एक्सेल या फिर टैली इसके जैसे? नहीं, आप क्या करो कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अकाउंटिंग बेसिस पे आपको इंसाइट देता है। आप सॉफ्टवेयर कौन सा भी यूज़ करो, वो क्या करेगा कि आपको नंबर या अकाउंटिंग बेसिस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के नंबर देंगे। मगर उसके बाद में ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो। अभी क्या है कि छोटे बिजनेस एमएसएमई में टैली यूज़ करते हैं, बाद में होता है कि सैप यूज़ करते हैं और जो भी यूज़ करते हैं। मगर आपके बिजनेस को जो सुटेबल है या कंफर्टेबल है या यूज़र फ्रेंडली ऐसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फर्स्ट डे से आप बोलेंगे कि सैप यूज़ करना है मगर उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फिर बाद में सैप यूज़ करने वाले लोग नहीं मिलते हैं अकाउंटेंट। तो आप शुरू से स्टार्ट करो कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और वो मेंटेन करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट्स लोग भी होना चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करो, मगर सॉफ्टवेयर यूज़ करना या कौन सा करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। सॉफ्टवेयर के बाद में आपको रिपोर्ट्स कौन से मिल रहे हैं और आपका बिजनेस का डैशबोर्ड जो है वो रिव्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच संतोष सर। नॉट ओनली ये वाला पॉडकास्ट मेरे व्यूअर्स के लिए, ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इवन आई एम अ स्टार्टअप ओनर और मैं भी स्टार्टअप में बहुत से चैलेंजेस फाइनेंस के रिलेटेड फेस करता हूँ, और वो चीज़ें भी मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इंसाइट्स मिली है। सो थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली जो भी स्टार्टअप ओनर, एमएसएमई ओनर्स है, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। तो अगर आप कुछ भी बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सो ये थे संतोष कावरे सर। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में
कोई भी चीज़ जाननी है तो आप संतोष कावरे सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर और साथ ही में उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि उसे आप देख सकें। उसी के साथ ऐसे कई पॉडकास्ट मैं आपके सामने लेके आऊँगा जहाँ पे ऐसे ही नॉलेजेबल बातें होंगी और बहुत सी इंसाइट्स आपके साथ शेयर होने वाली है। सो कीप वॉचिंग माई शो द निखिल मौर्य शो। This is Nikhil Maurya signing off, and also don't forget to like, share, subscribe, comment, and also press the bell icon for the latest video. And don't forget to comment and tell me कि आपको मेरे podcast अभी कैसे लग रहे हैं. This is Nikhil Maurya signing off from the Nikhil Maurya Show. Bye bye.